हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वॉन थ्योनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत। तो वॉन थ्योनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कृषि स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कृषि स्थानीयकरण का मतलब जानने के लिए हम ये देखते हैं कि कृषि स्थानीयकरण का मतलब होता है एक्चुअली कि किसी भी कृषि योग्य भूमि पर सबसे अधिक कौन सी फसल उपजाऊ है, ठीक है। तो कृषि योग्य भूमि पर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, सर्वाधिक उपजाऊ फसल, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वॉन थ्योनेन का जो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत था, वॉन थ्योनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत देना क्यों पड़ा, ठीक है। यानी कि इनका पर्पज़ क्या था ये सिद्धांत देने का। तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इनका उद्देश्य एक्चुअल में ये था कि बाज़ार से दूरी बढ़ने पर जो फसल की गहनता में अंतर आता है उसको स्पष्ट करना था, ठीक है। तो क्या था इनका एक्चुअली उद्देश्य, बाज़ार से दूरी बढ़ने पर गहनता में क्या संबंध होता है, ठीक है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि किस जगह पर कौन सी फसल लगाई जाए और किस जगह पे बाज़ार से कितनी दूरी जाने पर कौन सी फसल लगाने में किसान को अधिक लाभ होगा, क्योंकि इन्होंने कृषक को जो है आर्थिक मानव समझा हुआ है। इनका जो मानना था, इन्होंने कृषक को आर्थिक मानव समझ के तब कुछ कर रहे थे, ठीक है। ठीक, अब चूँकि सिद्धांत इनका है, उद्देश्य इनका क्लियर हो गया, तो इन्होंने कुछ इनकी पहले एजम्पशंस यानी कि मान्यताएं रही होंगी जिसको बेस बनाकर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अगर हम मान्यताएं की चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो मान्यताएं एक्चुअल में थी क्या कि इन्होंने सर्वप्रथम लिया कि एकाकी प्रदेश, ठीक है, एक एकाकी प्रदेश लिया इन्होंने और उसमें इन्होंने क्या किया कि एक ही बाज़ार को मान रखा, जिसमें एक ही बाज़ार है। अब एक बाज़ार का मतलब तो आप सब समझ रहे होंगे। एक बाज़ार का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ भी आयात एंड निर्यात नहीं है, ठीक है। कोई भी नो आयात, नो एक्सपोर्ट, नो इम्पोर्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो एकाकी प्रदेश उन्होंने मारा था, माना कुछ ऐसे कि जी, ठीक है, एक हमारा ये एकाकी प्रदेश हो गया जहाँ के कोई भी वस्तुएं बाहर नहीं जाएंगी और इसके अंदर भी कोई बाहर की वस्तुएं अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने इसे क्या किया कि एक केंद्र बिंदु लिया, ठीक है, जहाँ से समान दूरी पे चारों तरफ दूरी समान है, ठीक है, और यहाँ इसे एक बाज़ार बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, इन्होंने फिर क्या बोला, इनका मानना ये था कि ये जो यहाँ से सपोज़ यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना सामान लेके आता है तो उसके जो परिवहन लागत, ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने परिवहन लागत को ही ज़्यादा महत्व दिया है। इसका भी रीज़न अभी मैं क्लियर करता हूँ। परिवहन लागत का मतलब यहाँ पे था कि कितनी दूरी से सामान आ रहा है, ये दूरी कितनी दूरी से सामान ला रहा है और उस वस्तु का भार कितना है, ठीक है। परिवहन लागत ही एकमात्र कारक को इन्होंने क्यों सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, इसके पीछे का तर्क ये है क्योंकि यहाँ से बाज़ार की दूरी समान है, ठीक है। बाज़ार की दूरी सभी बिंदुओं से केंद्र में बाज़ार है जहाँ से चारों तरफ दूरियाँ समान हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को बाज़ार तक लाने में उसकी भार और डिस्टेंस ही फैक्टर होगा उसकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करने में, ठीक है। और इन्होंने क्या माना था कि जो इनपुट कॉस्ट है,
यानी किसी फसल को उगाने में ये जो है सभी कृषकों के लिए बराबर है, सेम, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह इन्होंने आउटपुट कॉस्ट, मतलब कि जो बाज़ार में बेची जाएगी, ये भी सबके लिए कांस्टेंट मान लिए। अब इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि इस किसी भी वस्तु की जो लाभ को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक ये बचता है परिवहन लागत, ठीक है। इसीलिए इन्होंने परिवहन लागत को सर्वाधिक महत्व दिया अपने सिद्धांत में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं